भूगोल में आज का हमारा चैप्टर है मानव विकास। चौथा चैप्टर है ये मानव विकास का। जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। मानव विकास 1980 से 1990 के दशक में दो अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक। ये भारत के हैं, भारत के थे, और ये पाकिस्तान से। इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने संपूर्ण विश्व में अलग अलग अक्षेत्रों को चुना और उन अक्षेत्रों में मानव विकास पर अपनी रिसर्च की। 10 वर्षों में इन्होंने अपनी रिसर्च की 1980 से 1990 के दशक में। और 1990 के ख़त्म होते होते इन्होंने अपने रिसर्च पेपर, अपनी स्टडी यूएनओ में सौंपी। और यूएनओ ने जब उस रिसर्च पेपर को पढ़ा तो उन्हें वास्तव में इस बात का आभास हुआ कि अभी भी विकसित, विकासशील और कम विकासशील देश ऐसे हैं जहां पर मानव विकास या तो न के बराबर है या यहां शुरू हो चुका है, तो उसमें बहुत सारी गुंजाइश है सुधार की। तो इनकी रिपोर्ट को मानते हुए यूएनओ ने सभी देशों को मानव विकास करने के लिए प्रेरित किया, मानव विकास के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाने के लिए प्रेरित किया। तो इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों के कहने पर, इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों के कहने के बावजूद सभी देशों ने इसके नाम से अपने देशों में एक एक मंत्रालय बनाना शुरू कर दिया। और उस मंत्रालय का नाम है मानव विकास संसाधन, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो इन्हीं दो के नाम पर, इन्हीं की रिसर्च पेपर के आधार पर इस मंत्रालय का गठन भी किया गया। इस मंत्रालय का मुख्य कार्य यही था कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो भी उपागम या संकेतक सुझाए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य होगा। यह मंत्रालय केंद्र के अधीन कार्य करता है और इसके द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के लक्ष्य, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं। और इन परियोजनाओं को अलग अलग समय में अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य दिए जाते हैं, जिन्हें इन लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक होता है। अब इसको और आगे पढ़ने से पहले हम अभी जानेंगे कि कुछ बेसिक पॉइंट्स जानते हैं कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्या ऐसी चीज़ थी। जब डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में जाकर के देखा तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी। जैसे मैं बांग्लादेश का उदाहरण लूँ, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कुछ क्षेत्रों में निरंतर बाढ़ लाती है और वो 3-4 महीने वहाँ बाढ़ का पानी भरा रहता है। तो ऐसे समय पर वहाँ पर स्कूल एक नाव में और एक कमरे के रूप में ही लगाया जाता है, जहाँ सिर्फ बेसिक शिक्षा दी जाती है, बाकी आगे की शिक्षा नहीं हो पाती। वो कुछ एरिया से संबंधित है। इसी तरह से
यदि हम अफ्रीकन कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पर भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो यानी उन्होंने देखा कि शिक्षा व्यवस्था उस लेवल पर, उस दर्जे पर नहीं है जिस लेवल पर, जिस दर्जे पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य को देखा, स्वास्थ्य उस लेवल पर, उस दर्जे पर नहीं है जो यूएनओ के पैरामीटर्स हैं। अर्थव्यवस्था को, आय को, आजीविका के साधनों को देखा तो वे भी उस स्तर पर नहीं थे जिस स्तर पर यूएनओ के पैरामीटर्स में दिए हुए हैं। तो इन्होंने अपनी रिसर्च में कुछ सुझाव दिए। यदि उन सुझावों का पालन किया जाता है तो मानव विकास को प्राप्त करना आसान रहेगा, और यदि उन सुझावों का पालन नहीं किया जाता है तो मानव विकास आसानी से नहीं हो पाता। तो मानव विकास को पढ़ने के लिए अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं वृद्धि क्या है और विकास क्या चीज़ है। ये जो विकास निकल कर के आए, ये क्या चीज़ है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है वृद्धि। वृद्धि मात्रात्मक है, मात्रात्मक, और मूल्य निरपेक्ष है। मात्रात्मक, मूल्य निरपेक्ष। मात्रात्मक क्या है? क्वांटिटी। मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटी, संख्या, मात्रा में, सिर्फ मात्रा में, संख्या में वृद्धि होना, सिर्फ संख्या में। आज कोई चीज 10 है, कल वो 15 हो जाए, फिर 20 हो जाए, फिर 22 हो जाए, फिर 24 हो जाए, फिर 26, फिर 28। इस तरह से जो संख्या में बदलाव है, संख्या में परिवर्तन है, वही वृद्धि है। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि ये केवल धनात्मक ही नहीं होता, ऋणात्मक भी हो सकता है। आज किसी क्षेत्र में किसी पार्टिकुलर वस्तु की संख्या 30 है, कल वहाँ पर 24 रह सकती है, फिर वो 22 रह सकती है, फिर 16 रह सकती है, फिर 11 रह सकती है। तो इस तरह से उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और मूल्य निरपेक्ष, उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो वैल्यू के पैरेलल नहीं होता, वैल्यू के निरपेक्ष होता है। उसके ऊपर उस मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यदि मैं एक उदाहरण देकर के समझाऊं, किसी क्षेत्र में 5 ऐसे पौधे उगाए गए जिनकी मार्केट वैल्यू 10 रुपये एक पौधा है। कटने के बाद 6 महीने बाद जब वो पौधे कटेंगे तो 10 रुपये का एक पौधा बिकेगा। तो यानी इस तरह से वो 50 रुपये के बिक गए। हमारा जो इनकम हुई, आय हुई उन 5 पौधों से, वो 50 रुपये की हुई। एक दूसरे किसान ने ऐसा पौधा उगाया, सिर्फ 2 ही पौधे उगाए, जिनमें से एक पौधे की कीमत थी 60 रुपये, तो उस किसान को 120 रुपये की आई हुई। तो वृद्धि है, एक व्यक्ति 50 रुपये कमा रहा है, दूसरा 120 रुपये कमा रहा है, उनकी लेकिन मूल्य निरपेक्ष है। तो अगर हम देखें कि मात्रात्मक वृद्धि किस किसान के यहाँ हुई जिसने 5 पौधे उगाए, लेकिन मूल्य किसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है वृद्धि वही है जो मूल्य के निरपेक्ष हो। वहाँ पर उसकी कीमत का, उसकी वैल्यू का, उसके मूल्य का कोई महत्व नहीं, सिर्फ काउंटिंग का महत्व है, संख्या का महत्व है। वहाँ पर संख्या या तो बढ़ रही है या घट रही है। यदि संख्या बढ़ रही है तो उसे हम धनात्मक वृद्धि कहेंगे, यदि संख्या घट रही है तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। जैसे किसी नगर की जनसंख्या 10 साल पहले जब 2011 में जनगणना करी गई जितनी थी, आज जब हम 2021 में देखेंगे तो जितनी है, उसमें दोनों के अंतर को ले लेंगे। यदि वो अंतर बढ़ा हुआ है तो धनात्मक वृद्धि, और यदि वो अंतर घटा हुआ है तो ऋणात्मक वृद्धि। ऐसे ही हम पीछे का 20 साल पहले का भी ले सकते हैं। 2001 और 2021 की जनगणना यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यदि वहाँ की संख्या बढ़ी हुई है तो धनात्मक वृद्धि, यदि वहाँ की जनसंख्या घटी हुई है तो ऋणात्मक वृद्धि। यह वृद्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, पेड़ पौधों की संख्या में, जीव जंतुओं की संख्या में,
मनुष्यों की संख्या में, भौतिक वस्तुओं की संख्या में, बैक्टीरियाज की संख्या में, जीवाणु, विषाणु और भी अनेकों जीव जंतु, नदी नाले, पर्वत, पहाड़, पठार, किसी भी अक्षेत्र में अपनी पुरानी संख्या से कम या ज्यादा होना उस वस्तु की संख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। पुरानी संख्या से वहां की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है तो इस परिवर्तन का नाम ही वृद्धि है। यदि संख्या बढ़ती है तो वो धनात्मक परिवर्तन कहलाएगा और यदि संख्या घटती है तो वह ऋणात्मक परिवर्तन कहलाएगा। इसके विपरीत इसके बाद विकास, जो इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया। विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन और मूल्य सापेक्ष। गुणात्मक परिवर्तन से मतलब है कि उसकी क्वालिटी में चेंज हो, उसकी क्वालिटी पहले की क्वालिटी से बेहतर मिले, यानी उसकी अक्षमता, उसकी जो वैल्यू है, उसके जो गुण हैं, उसके अंदर हमें परिवर्तन मिले। और ये गुणात्मक परिवर्तन केवल और केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। पहले जो क्वालिटी थी उससे बेहतर क्वालिटी होना विकास कहलाएगा। यदि उससे बेहतर क्वालिटी नहीं है तो उसे हम विकास नहीं कहते। और ये मूल्य सापेक्ष होता है, उसके मूल्य में, उसकी वैल्यू में भी वृद्धि हो। जैसे यदि हम 10 साल पहले जिन पौधों को उगाते थे, आज उन्हीं पौधों को हम उगा रहे हैं, उनके अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन आया उसके साथ साथ उनके मूल्य में भी वृद्धि हुई, वही विकास कहलाएगा। जैसे हम खेती बाड़ी की अगर बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो जो गन्ने की किस्में थी पहले आती थी, आज उनसे बहुत बेहतर किस्में आती हैं और उनका मूल्य भी पहले वाली किस्मों की अपेक्षा, यानी जो पैदावार आएगी उसका मूल्य भी पहले वाले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। तो यही तो है कि उसके गुणों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला और उसकी कीमत में भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। यही विकास कहलाता है। इसी विकास को मानव के ऊपर हमें लागू करना है। मानव के ऊपर यूएनओ, सभी सरकारें प्रयासरत हैं। आज से लगभग 30 साल पहले से इस कार्य का शुभारंभ हो चुका है और इसमें बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं अग्रसर हैं। तो इसी को अब हम आगे देखते हैं। मानव विकास के जो पैरामीटर हैं, जो संकेतक हैं, वो 3 पैरामीटर हैं जिन पर उसको एज्यूम किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, निकाला जाता है। पहला है स्वास्थ्य संकेतक, दूसरा शिक्षा संकेतक, तीसरा आर्थिक संकेतक। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक, ये 3 संकेतक निकाले जाते हैं। इन तीनों को फिर कंबाइन करके, जोड़ करके उस क्षेत्र का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। मानव विकास सूचकांक सांख्यिकी की स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से निकाला जाता है, लेकिन 12वीं के सिलेबस में इसको डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। अब जब आगे प्रैक्टिकल वर्क आएगा तो तब इसको डिटेल में बताया जाएगा। अभी केवल थ्योरी का वर्क है, तो आप थ्योरी में केवल इतना ही ध्यान दें कि मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है वो सांख्यिकी की स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से निकाला जाता है। और वो पहले हम तीनों को अलग अलग निकालते हैं, फिर उन तीनों को HDI के फार्मूले में फिट करते हैं और उस पूरे एरिया का मानव विकास सूचकांक आ जाता है। तो अभी जो आपके काम की जो बात है वो ये है कि इसको 0 से और 1 के बीच में इसका मान होता है। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है।
0 सबसे न्यूनतम स्तर होता है और 1 सबसे उच्चतम स्तर होता है। 1 के जितना पास होगा वही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और 0 के जितना पास होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अभी इसके जो 3 संकेतक हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य संकेतक। एक अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को कामना रहती है। प्रत्येक व्यक्ति लंबी आयु जीना चाहता है। वो चाहता है कि मैं दुनिया के उन अच्छे व्यक्तियों की तरह स्वास्थ्य लाभ लूं जो विकसित देशों के व्यक्ति ले रहे हैं। जैसे यदि हम एक उदाहरण के द्वारा समझें, जापान के व्यक्तियों की औसत आयु 88 वर्ष है। उसके विपरीत यदि हम भारत के व्यक्तियों की औसत आयु देखें तो वो 65 वर्ष है। तो दोनों देशों की औसत आयु में 23 वर्षों का अंतर पाया जाता है। तो जो विकासशील देश भारत है उसकी भी एक हार्दिक इच्छा होती है कि मैं भी जापान जैसे विकसित देश की तरह, यानी मेरे देश के नागरिक भी जापान जैसे विकसित देश की तरह लंबी आयु जिए, दीर्घायु बने। तो जो स्वास्थ्य संकेतक है, स्वास्थ्य एक मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है तो प्रत्येक सरकार की, प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम निरंतर प्रयास करें कि अपने नागरिकों का, अपने देश के नागरिकों का अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करें, उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करी जाएं। तो स्वास्थ्य संकेतक अच्छा हो, इसके लिए क्या देखा जाता है? इसके लिए देखा जाता है सबसे पहले देखा जाएगा कि व्यक्ति जो है वो दीर्घायु हो, यानी वहां उस क्षेत्र के व्यक्तियों की आयु लंबी हो, दीर्घायु हो। बीमारी की अवधि कम, यदि हम अपना स्वयं व्यक्तिगत देखें तो पिछले वर्ष हम जितने हॉस्पिटलाइज थे, यदि उससे कम दिन इस वर्ष हॉस्पिटलाइज रहे तो हमारी बीमारी की अवधि में कमी आई है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं की व्यक्तिगत स्टडी करनी है, व्यक्तिगत अध्ययन करना है कि उसके जो बीमार होने की अवधि थी वो पिछले वर्ष जितनी थी इस वर्ष उससे कम हो। इस तरह निरंतर यदि वो प्रयास करेगा तो धीरे धीरे वो एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होगा, और जब एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होगा तभी वो दीर्घायु हो पाएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु होने के लिए बीमारी की अवधि कम होनी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है। स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेतक देखा जाता है मोटे तौर पर दीर्घायु से, लेकिन दीर्घायु, लंबी आयु कब हो सकती है, उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हमारी प्रत्येक वर्ष बीमार होने की जो अवधि है वो आगे आने वाले वर्षों में निरंतर कम होती जाए, उसमें कमी आती जाए। इसके बाद तीसरा है संतुलित भोजन। हम चाहते हैं कि बीमारी की अवधि कम हो, बीमारी की अवधि कम होगी तभी हम दीर्घायु होंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी है, जो आवश्यक है, वो होना चाहिए संतुलित भोजन। जब हम संतुलित भोजन लेंगे, उचित आहार लेंगे तो उससे हमारी बीमारी की अवधि कम होगी। बीमारी की अवधि कम होगी तो हम दीर्घायु होंगे, और हम दीर्घायु होंगे तो पूरा क्षेत्र दीर्घायु होगा, और यदि पूरा क्षेत्र दीर्घायु होता है तो हमारा स्वास्थ्य संकेतक इंक्रीज हो जाएगा, और जब हमारा स्वास्थ्य संकेतक इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो हमारा मानव विकास भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। अब इसके बाद दूसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा। शिक्षा संकेतक। शिक्षा संकेतक,
शिक्षा संकेतक एक बड़ा अनोखा संकेतक है, क्योंकि जब हम सभी देशों की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें काफ़ी चेंजेस, काफ़ी परिवर्तन और अलग अलग तरह के दृष्टिकोण हमें नज़र आते हैं। जैसे यदि मैं भारत की बात करूं तो 1991 तक उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता था जो एक सामान्य भाषा में लिखा हुआ पत्र पढ़ सकता था। उसे भले ही लिखना आता हो या ना आता हो, सिर्फ एक सामान्य भाषा में लिखा हुआ पत्र पढ़ने में यदि वह सक्षम है तो उसे साक्षर कहा जाता था। तो शिक्षा केवल एक सामान्य भाषा में लिखा हुआ पत्र पढ़ पाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि जहाँ बहुत बड़ा वर्ग, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग अनपढ़ था, अनपढ़ता की मार झेल रहा था, और अनपढ़ता के कारण वो एक कुशल मजदूर भी नहीं बन पा रहे थे, कुशल श्रमिक भी नहीं बन पा रहे थे। तो इसी वजह से वहाँ पर यदि साक्षर होता है तो उसमें एक आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा तो उसकी कुशलता बढ़ेगी, उसकी कुशलता बढ़ेगी तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगी। ये उसके लिए एक उस टाइम पर एक फंडामेंटल कंसेप्ट दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो शिक्षा संकेतक के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक था साक्षरता, और उसमें सबसे ज़्यादा पहले योगदान रहा, पहले जो ध्यान दिया गया वो ध्यान दिया गया प्रौढ़ शिक्षा पर। प्रौढ़ शिक्षा समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपनी आजीविका के साधनों में लग चुका है, अपनी आजीविका के लिए, अपनी रोजगार के लिए अनेक तरह की आर्थिक क्रियाएं करता है, और लेकिन जब उसने आर्थिक क्रियाएं करना प्रारंभ किया उस समय वह शिक्षित नहीं था, परंतु आज उसे महसूस हुआ कि मुझे भी शिक्षा चाहिए। और हमारे देश की सरकारों को भी महसूस है कि प्रौढ़ शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम श्रमिकों में भी श्रमिक से कुशल श्रमिक बना सकें, उनके कार्य में कुशलता ला सकें। तो इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का कंसेप्ट उसी दौरान 90 के दौर में स्टार्ट किया गया था भारत में, और उस समय ये गांव-गांव में फैला था, प्रत्येक क्षेत्र में फैला था। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर साक्षरता दर कम थी, वहाँ पर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये तो ज़रूरी नहीं है कि प्रौढ़ शिक्षा 100% सफल हुआ हो, प्रौढ़ शिक्षा के पूरे लाभ हों, क्योंकि आज के दिन भी हम बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देख सकते हैं जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो यदि इस तरह के कोई व्यक्ति रह गए हैं तो उसमें चूक हमारी है, समाज की है, सरकारों की कमियां हैं, उसको सुधारने की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह से साक्षरता ग्रहण किए बगैर रह न जाए। क्योंकि जो भी व्यक्ति साक्षरता पूर्व प्राप्त नहीं कर पाता वो है समाज के विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगा, और जब कोई व्यक्ति समाज की विकास की गति में पीछे रहता है तो इसका ये अर्थ निकलता है कि वो समाज ही आर्थिक विकास या शैक्षिक विकास की गति में पीछे रह जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा, इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि जो भी शिक्षित व्यक्ति हैं, यदि उन्हें अपने आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो निरक्षर है, जो पढ़ लिख नहीं सकता, तो उन्हें भी अपने नागरिक होने का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए। भले ही आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हम समय निकालें, ताकि ऐसे व्यक्तियों को भी हम साक्षर बना सकें जो किसी न किसी आर्थिक कार्य में लगे हुए हैं परंतु अनपढ़ हैं। दूसरा था साक्षरता दर। साक्षरता दर अब बढ़ाना। अब प्रौढ़ शिक्षा तो हो गई, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के अलावा जो हमारा किशोर और युवा वर्ग है उसमें भी साक्षरता दर में काफ़ी परिवर्तन था, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है और यहाँ पर बहुत सारे मजदूर वर्ग ऐसे हैं
जो फसल कटाई के समय पर किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, और जब वहाँ पर खेतीबाड़ी का यानी मजदूरी का काम समाप्त हो जाता है तो वापस अपने गांव लौट आते हैं। फिर जब कोई सीजनल लेबर का काम स्टार्ट होता है तो तब वो उस क्षेत्र की तरफ फिर चले जाते हैं। जब वहाँ से वो काम खत्म होता तो वापस अपने गांव में आ जाते हैं। जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है और आय के साधन कम है, वहाँ गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस वजह से उन्हें अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो इस काम की भागदौड़ में, आजीविका की भागदौड़ में उनकी या उनके बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो उस अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए ही यह कार्यक्रम चला गया था, साक्षरता दर बढ़ाना। इसके लिए अनेकों योजनाएं, सरकारी योजनाएं चलाई गई, जैसे सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान चला, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर अब समग्र शिक्षा अभियान। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि सब बच्चों का स्कूल में नामांकन हो जाए, चाहे वो किसी न किसी भी विद्यालय में हो, और यदि बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके बाद उसे दोबारा पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जाए। यही इस संस्था का कार्य होता है। और इसमें यदि काम में हम सफल नहीं हो पाते हैं और ये काम अच्छे तरीके से यदि नहीं हो पा रहा है, केवल इसमें यदि मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये भी सोचने का एक विषय है। क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो प्रौढ़ शिक्षा वही था, उसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन था, गुणात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यदि इस कार्यक्रम में भी, ये कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं, अलग अलग नामों से चल रहे हैं, हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल और उच्च स्तर पर भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन यदि इनमें गुणात्मक परिवर्तन लाना एक बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके लिए सरकारों को प्रयासरत होना चाहिए। इसी प्रोजेक्ट को, इसी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करी गई थी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अलावा ओपन यूनिवर्सिटीज़, जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इसी का एक उदाहरण है। देखें तो इस तरह के और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय या कॉलेज हो सकते हैं जो साक्षरता दर यानी राइट टू एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए डेवलप किए गए थे। इसमें विशेष तौर से 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है, और उसके लिए हम सब की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तो प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता दर को बढ़ाना, और तीसरा है शिक्षा में गुणवत्ता परिवर्तन। पहले तक तो हमारे यही कार्यक्रम थे कि प्रौढ़ शिक्षा करें, साक्षरता दर को बढ़ाएं, लेकिन अब जो है इसमें शिक्षा में गुणवत्ता परिवर्तन, क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन भी है। हमने बच्चे को स्कूल में एनरोल करवा दिया, एनरोलमेंट के बाद उसकी शिक्षा पूर्ण हो, वो अपनी एजुकेशन, वो अपनी अनिवार्य शिक्षा, वो अपनी बेसिक शिक्षा कंप्लीट कर पाए, और वो भी एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे स्तर पर प्राप्त कर पाए। इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित होना, जिम्मेदारी देना आवश्यक है, और उन जिम्मेदारियों को निरंतर चेक करना, निरंतर उनको देखना, जांचना, परखना भी आवश्यक है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें केवल मात्रात्मक वृद्धि हो, यानी इसके आंकड़े में केवल मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा हो, कोई गुणात्मक परिवर्तन है। तो गुणात्मक परिवर्तन को देखना आवश्यक है। यदि हमने गुणात्मक परिवर्तन को नहीं देखा, तो जिसकी वजह से प्रौढ़ शिक्षा कंसेप्ट हमारा बीच में अधूरा रह गया था, तो उसी वजह से अब ये आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अधूरे ना रहे। इसके बाद तीसरा संकेतक है हमारा आर्थिक संकेतक। आर्थिक संकेतक क्या है?
आर्थिक संकेतक यही है कि सरकारें निर्धारित करें, सरकारें देखें कि सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो, रोजगार गारंटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास रोजगार ना हो, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, रोजगार होना चाहिए। अब इसी के तहत मनरेगा चलाया गया था, ताकि जो भूमिहीन मजदूर हैं, गांव में बेकार बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है, तो उन्हें कोई सीजनल वर्क दे दिया जाए, ताकि उनके जो मिनिमम सहभागिता दर, जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, उस सहभागिता दर की पूर्ति करने के लिए न्यूनतम 130 दिन उन्हें काम मिले और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो रोजगार गारंटी था। यानी इस, और जो एजुकेशनल वर्क भी है उसमें भी हम इस तरह के वोकेशनलाइज कोर्स चलाएं जो कन्फर्म जॉब की तरफ बढ़ाते हैं, जो हमें जॉब दिलाते हैं। तो रोजगार गारंटी मनरेगा इसके तहत चला गया। कुछ हद तक सफल भी हुआ, कुछ हद तक सफल नहीं भी हुआ। कुछ क्षेत्रों में बेवजह चल रहा है, कुछ क्षेत्रों में और ज़्यादा आवश्यकता है जहाँ चलना चाहिए। तो इसमें भी केवल मात्रात्मक वृद्धि या मात्रात्मक परिवर्तन ना हो, गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। और इसको भी समय समय पर एक ऐसी एजेंसियों द्वारा जांचना, देखना, परखना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहना चाहिए। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा। आर्थिक संकेतक तभी बढ़ेगा जब शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। तभी तो उद्योगों के लिए स्किल्ड लेबर मिलेगी। ITI पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियर पास, तभी तो उन्हें युवा वर्ग मिलेगा। तो व्यावसायिक शिक्षा आर्थिक संकेतक के लिए जरूरी है। ये सारे तीनों संकेतक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारी एजुकेशन वोकेशनलाइज्ड होगी तो वो स्किल्ड लेबर, वो स्किल वर्कर इंडस्ट्रीज में जाएंगे और इंडस्ट्रीज में जा करके वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। इकोनॉमी बढ़ेगी और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहाँ का जो आर्थिक इंडेक्स है, जो इकोनॉमी इंडेक्स है, वो इकोनॉमी इंडेक्स बढ़ेगा। इकोनॉमी इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। इसके बाद रोजगार गारंटी, व्यावसायिक शिक्षा और न्यूनतम वेतन। इसमें भी सरकार के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि वेतन न्यूनतम हो, चाहे वो मजदूर के लिए कि अगर कोई मजदूरी का कार्य करता तो इससे कम वेतन नहीं मिलेगा, या D ग्रेड की, C ग्रेड की कोई भी जॉब करता है तो इससे कम वेतन नहीं मिलेगा। जैसे सामान्यतः 21,000 अब कुछ नौकरियों में फिक्स किया गया है, तो उसमें 21,000 से कम वेतन यदि मिलता है तो वो इसके लिए प्रयासरत हो सकते हैं कि उन्हें न्यूनतम वेतन, यानी प्रत्येक पद के अनुसार वेतन फिक्स्ड है और उस पद के हिसाब से न्यूनतम वेतन अवश्य मिलना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था को देखना चाहिए, ताकि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वही कल के हमारे एम्प्लॉय होंगे और वो एम्प्लॉय तभी सक्सेस हो पाएंगे जब हम उनकी शिक्षा व्यवस्था को चेक कर पा रहे हैं। तो ये तीन हमारे संकेतक हैं, इंडेक्स हैं, जिनके माध्यम से हम मानव विकास सूचकांक को बढ़ा सकते हैं। मानव विकास सूचकांक बढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक मानव विकास सूचकांक नहीं बढ़ेगा तब तक सभी देश विकास के पैमाने पर एक समान गति, एक समान गुणवत्ता में परिवर्तन, एक समान गुणात्मक वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य यही है कि विकासशील देश भी विकास की तरफ अग्रसर हों। अब इसके बाद इसके 3 संकेतक थे, 3 संकेतक के बाद इसके 4 उपागम हैं
अप्रोचेज हैं और वो 4 अप्रोचेज 4 उपागम इन्हीं 3 संकेतकों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्तर पर इनको प्रभावित करते हैं। जब हम इन 3 संकेतकों को प्राप्त करेंगे तो उसके लिए वो 4 अप्रोचेज 4 उपागम हैं जिनकी सहायता से इन संकेतकों को प्राप्त करना, अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे पहला उपागम है तो विकास उपागम में पहला है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और चौथा है आय उपागम कल्याण कौशल विकास उपागम, कौशल विकास उपागम। तो इन चारों को अब हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है आय उपागम। आय उपागम क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की एक न्यूनतम निश्चित आय के होना, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम निश्चित आय होना आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम और निश्चित आय नहीं है तो उसका आर्थिक संकेतक नहीं बढ़ पाएगा, और यदि उसका आर्थिक संकेतक नहीं बढ़ पाता है तो फिर वह देश के मानव विकास को नहीं बढ़ा पाएगा, उसमें अपना योगदान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए सरकारें यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित व न्यूनतम आय होनी चाहिए। उसे हम ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं, ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिसके माध्यम से वह अपनी आजीविका चला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और उसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि उसकी आय न्यूनतम भी हो और निश्चित हो, यानी फिक्स्ड हो, प्रत्येक महीने मिलती रहे। उसके ऊपर अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी की एक जो तलवार है वो ना चलती रहे कि इस महीने मेरी कमाई है, अगले महीने पता नहीं क्या करूँगा, वो अगले महीने कुछ कमाई होगी तो उससे अगले महीने, इस तरह का ना हो। उन्हें इस तरह के अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिनके माध्यम से वह अपने न्यूनतम आय के उपागम को प्राप्त कर सकें। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या है कि जो भी हम योजनाएं चला रहे हैं उन योजनाओं का सबके कल्याण के लिए प्रयोग होना चाहिए। उन योजनाओं से सभी व्यक्तियों का, साधारण जनमानस का कल्याण होना चाहिए। यदि हमने वह योजनाएं साधारण जनमानस के लिए नहीं चलाई बल्कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही चलाई तो इस तरह से हमारा वहाँ का जो मानव विकास सूचकांक है वह बिगड़ जाएगा। और यदि एक क्षेत्र का मानव विकास सूचकांक बिगड़ता है तो फिर वह पूरे क्षेत्र का सूचकांक बिगाड़ देता है। इसके बाद है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। यह इन सब में बड़ा उपागम है। सरकार सुनिश्चित करे कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सरकार सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हो। अब ये न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या है? ये 6 तरह की होती हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना सभी की आवश्यकता है। नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 जल आपूर्ति, नंबर 4 भोजन, नंबर 5 आवास,
नंबर 6 स्वच्छता। न्यूनतम आवश्यकता उपागम के 6 भाग हैं, जिसको हम आज के यदि इस वर्तमान स्थिति को देखें तो आज जैसे भारत के प्रत्येक, या भारत के नहीं तो पूरे विश्व के प्रत्येक हिस्से में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो उसमें जो एसेंशियल सर्विस है वो यही एसेंशियल सर्विस होती हैं। आप किसी भी ऑर्डर को, किसी सर्कुलर को देखें तो ये पॉइंट्स उसके अंदर होते हैं। तो ये एसेंशियल सर्विसेज हैं कि स्वास्थ्य बाधित ना हो, स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य के लिए काम करना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। शिक्षा, समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मुहैया कराना किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है या किसी एक व्यक्ति की निर्भरता नहीं है, ये बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। जल आपूर्ति, सबको स्वच्छ और पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। जिन क्षेत्रों में जल नहीं पहुंच पा रहा, पानी की सप्लाई नहीं है, तो वहां पर पानी की सप्लाई करवाई जाए, वहां पर पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जाए। ये जल आपूर्ति उपलब्ध करवाना भी सरकार का एक मुख्य उत्तरदायित्व है। भोजन, सबको भोजन उपलब्ध करवाना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। आवास, सभी के लिए आवास मुहैया कराना, और स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान रखना। तो ये 6 एसेंशियल न्यूनतम आवश्यकता उपागम है। ये 6 के 6 हमारे पूरे होने चाहिए। जब किसी व्यक्ति के ये 6 पूरे हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह मानव विकास की न्यूनतम सीढ़ी, यानी पहली सीढ़ी पर चढ़ गया है और अब ऊपरी सीढ़ी की तरफ अग्रसर हो पाएगा। यदि ये 6 में से किसी को कोई कमी रह जाती है तो वह पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता है। इसके बाद कौशल विकास उपागम, जिसको ये 6 सुविधाएं मिली हैं, जिन्हें ये 6 सुविधाएं मिल चुकी हैं, अब उन्हें केवल इन्हीं 6 सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहना है। उनकी कुशलता में, उनके कौशल में, उनकी जो टेक्निकलिटी है, जो स्किल है, उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें विकास होना चाहिए। जैसे शिक्षा का अगर हम लें, यदि कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, एक प्राइमरी का अध्यापक है, बेसिक शिक्षा देता है, तो उसमें थोड़ा और कौशल विकास होगा। तो जैसे हम टीजीटी लेवल पर यानी सेकेंडरी लेवल पर आते हैं तो अलग अलग विषयों के अलग अलग अध्यापक हैं। फिर उसके बाद यदि हम और आगे जाएंगे तो कॉलेज लेवल पर एक विषय में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग हैं, और पीएचडी लेवल पर जाएंगे तो अलग अलग टॉपिक पर, यानी उसके कौशल में, उसकी टेक जो स्किल है उसमें डेवलपमेंट हो। ऐसे ही हेल्थ के एरिया में भी, यानी हर क्षेत्र में कौशल में, उनकी कार्य कुशलता में विकास होना आवश्यक है। अब भूटान की यदि बात करें, भूटान देश विश्व का एक ऐसा देश है जिसने इन 4 उपागमों के साथ साथ एक चौथा उपागम भी जोड़ रखा है, और वो भूटान के मतलब 5वां उपागम भी जोड़ रखा है। केवल भूटान के लिए ये, केवल भूटान ने जोड़ा है, जिसको बोलते हैं स्कल प्रसन्नता उपागम। इसको जीएनएस भी बोलते हैं, ग्रोस स्कल राष्ट्रीय प्रसन्नता उपागम। यहां पर राष्ट्रीय स्कल राष्ट्रीय प्रसन्नता उपागम, जीएनएच, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस प्रोग्राम। भूटान ने यह माना कि जब तक हमारे देश के नागरिक प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो वो बिना प्रसन्नता के, विदाउट हैप्पीनेस, ऊपर के 4 उपागमों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया कि यदि हमें देश के अंदर मानव विकास को बढ़ाना है तो इसका सहारा लेना जरूरी है, यानी हमें अपने व्यक्तियों के अंदर प्रसन्नता को लाना जरूरी है, हैप्पीनेस को लाना जरूरी है। तो भूटान से ही इस उपागम को, इस कंसेप्ट को तिब्बत के दलाई लामा जी ने अपने बौद्ध शिक्षकों में, बौद्ध भिक्षुकों में इसको लागू किया, और भूटान में हैप्पीनेस कार्यक्रम, भूटान के बाद अब ये तिब्बत में हैप्पीनेस कार्यक्रम चला जाता है,
और वहीं से तिब्बत से अब हम देखें तो देश की राजधानी दिल्ली में भी हैप्पीनेस प्रोग्राम, हैप्पीनेस करिकुलम चलाया गया है। लेकिन ये एडिशनल है, केवल भूटान मानता है, तिब्बत मानता है, बाकी देशों में इसको लागू नहीं किया गया। जो डॉक्टर अमर्त्य सेन और महबूबुल हक थे उन्होंने ऊपर के 4 उपागम ही सुझाए थे, 5वां उपागम नहीं सुझाया था। यह केवल भूटान के सरकारों ने अपने नागरिकों की स्वच्छता को, उनके अच्छे स्वास्थ्य को, उनकी अच्छी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे एडिशनली ऐड कर दिया है। इसके बाद आते हैं कि विश्व में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएं तो कुल कितने देश ऐसे हैं जिन्हें जो इसको लागू किए हुए हैं, और कुल कितने देश ऐसे हैं जिनमें इसकी अभी और आवश्यकता है, और हमारे देश का इसमें कौन सा स्थान है। देखिए एक सारणी है, एक टेबल है जिसमें विकास स्तर, पैमाना, देशों की संख्या, विकास स्तर सबसे जैसे अति उच्च, जो हमने अभी से पहले बताया था कि 0 से 1 के बीच में जब HDI निकालें तो जब वो यदि आता है 0.800 से ऊपर तो उसे अति उच्च कहा जाएगा, और ऐसे देश 59 हैं जिनमें अति उच्च मानव विकास सूचकांक है। उच्च मानव विकास सूचकांक जिनमें 0.701 से 0.799 तक है, ऐसे देश 53 है, 53। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अति उच्च, उच्च, सामान्य, सामान्य है 0.550 से और 0.700, ऐसे 38 देश हैं, 38 देश हैं। और निम्न 0.54 या 550 से नीचे, ये निम्न है, 39 देश हैं। वैसे इनकी संख्या जब हम जोड़ते हैं तो ये है 9 और 8 17 और 3 20 और 9 29, 2 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 189 देश ऐसे आ जाते हैं जो जिनका ये पैमाना है। इन 189 देशों में यदि हम भारत के स्थान, भारत का पैमाना देखें तो भारत कहां पर है? भारत इस वर्ग में है, अति निम्न में। भारत के साथ साथ इस वर्ग में है सार्क के काफी सारे देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो इसके बाद सऊदी अरब है। तो बहुत सारे देश इसी वर्ग अंतराल में आते हैं। अति उच्च में यदि हम बात करें तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, ये सब देश अति उच्च में आते हैं। भारत का स्थान 127वां है। जब ये 189 देशों को सीक्वेंस में लगाएंगे ना तो भारत का स्थान 127वें नंबर पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। 127वें नंबर, 189 देशों में 127वां नंबर है भारत का, जो बिल्कुल निम्न स्तर पर है, सामान्य भी नहीं है यहाँ पर, निम्न स्तर पर। और हमारे आस पड़ोस के कुछ पड़ोसी देशों में भी इस तरह का देखने को मिलता है।
अब इसके बाद ये इसके लिए निर्धारक क्या है? हम किसी देश में एक अच्छा विकास स्तर है, किसी देश में निम्न विकास स्तर है, तो उसके कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनको देखने से हमें ये पता चले कि भाई यहाँ पर विकास है तो इस वजह से है, और यहाँ पर विकास नहीं है तो इस वजह से नहीं है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहले राजनीतिक, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, राजनीतिक स्थिरता। मानव विकास सूचकांक अच्छा हो इसके लिए राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। यदि राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो वहां का मानव विकास सूचकांक नहीं बढ़ जाएगा। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो वो केवल और केवल मात्र अपने कार्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान दे पाएंगी, मानव विकास सूचकांक बढ़ाने में उनका ध्यान नहीं हो पाएगा। यदि मानव विकास सूचकांक बढ़ाना है तो सरकारों के अंदर स्थिरता, स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है शांति। आंतरिक और बाह्य शांति दोनों तरफ की होनी चाहिए, दोनों तरह की हो, आंतरिक भी और बाह्य भी। यदि किसी देश के अंदर आंतरिक शांति नहीं है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, तो वह अपना सारा ध्यान उस स्थिति पर लगाएगा, मानव विकास पर ध्यान नहीं दे पाएगा। यदि उसे बाह्य आक्रमणों का खतरा भी है तो वो अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस बाह्य आक्रमणों से जूझने में लगाएगा, मानव विकास सूचकांक को नहीं बढ़ा पाएगा। जैसे यदि जहां पर आतंकवाद ज्यादा है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं, तो वहां पर शांति नहीं हो सकती, और शांति नहीं है तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अशांति में न तो बच्चे पढ़ पाएंगे और न आम साधारण जनमानस का स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। तो इसलिए शांति होना बहुत जरूरी है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की होनी चाहिए। इसके बाद सुनियोजित योजना। जैसे मैंने पहले बताया कि चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्कीम्स चलाई जा रही हैं, तो उन योजनाओं को सुनियोजित ढंग से लागू किया जाए। उनकी एक योजना हो, उसका एक टारगेट हो, और उसको हर हालत में हमें अचीव करना ही होगा। इस तरह की सुनियोजित योजनाएं चलाई जाएं, तभी हम बढ़ा पाएंगे। यदि हम अपने योजना को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो उसमें परेशानी आएगी। इसके बाद मूल्यांकन। हमने जो योजनाएं चलाई उनका मूल्यांकन होना भी आवश्यक है। बिना मूल्यांकन के योजना चल रही है, चलती रहेगी, हमें पता कैसे चलेगा? तो उसका एक समय निर्धारित होना चाहिए और उस समय के बाद उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो राजनीतिक स्थिरता बहुत ज़्यादा जरूरी है। शांति आंतरिक और बाह्य, यानी उसे देश के गृह युद्ध या बाहरी आक्रमणों से शांत रहना जरूरी है। सुनियोजित योजना हो, वेल प्लान्ड हो, अच्छी प्लानिंग हो, तभी वो फोकस कर पाएंगे। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, अपना ऑब्जर्वेशन वो अच्छे ढंग से करें, और तो ही हम मानव विकास सूचकांक को प्राप्त कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और जब तक हम मानव विकास सूचकांक को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते, तो हम यह नहीं कह सकते कि हम प्रत्येक मानव का विकास कर रहे हैं, उनको एक अच्छे अवसर दे रहे हैं, उन्हें उपयुक्त अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।